बॉन्डिंग में अपन को क्या अपन, ठीक है, बैक बॉन्डिंग में क्या क्या करना है अपन को। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था बैक बॉन्डिंग में कि अगर हमारे पास है ना, सो व्हेन द टू एटम्स आर बॉन्डेड, atoms are bonded as, तो अपन दो एटम ऐसे बॉन्डेड है, ए भी दो एटम्स है, ए के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है एंड बी के पास लोन पेयर है। सो इट हैज अपन कहेंगे भाई इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल एंड इट हैज अ लोन पेयर। अगर ऐसा होता है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है, बिकॉज व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन दे हैव टेंडेंसी टू मिक्स अप। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। उल्टा भी हो सकता है, if A has a lone pair and the other atom which is bonded to it has a empty orbital. Empty orbital. Then also there is always a possibility कि ये दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा या इन दोनों ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पहले से होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन शेयर करते हैं तो वो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मैं इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर कर सकता हूं। So we know that whenever the orbitals are in the same plane, अगर ऑर्बिटल सेम प्लेन में है तो they always have a tendency to overlap। मतलब ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था, ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बना लेगा, या ये ऑर्बिटल इस पे ओवरलैप करके सिग्मा तो पहले से था, इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें भी जो दूसरा बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ पाई बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अभी जैसे अपन लिखेंगे एग्जांपल के लिए इन BF3, BF3 मॉलिक्यूल में we'll say that the molecule is like this। बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और 3 फ्लोरीन एटम्स होते हैं। इसके पास लोन पेयर्स हैं, नॉट ओनली इसके पास, सभी के पास 3 लोन पेयर्स हैं। फ्लोरीन एटम है ना, एक ही बॉन्ड बनाता है, इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना रखा है और बाकी 3 लोन पेयर्स जैसे। इन सभी के पास लोन पेयर्स हैं और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो फिर ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करेगा तो देयर विल बी अ पार्ट, ये भी ओवरलैप कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट एक बार में एक ही करेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल एक के साथ ही पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किसके साथ बनाएगा वी आर नॉट एबल टू टेल। सो दिस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना एंड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल वी कॉल्ड इट एज अ रेजोनेंस फिनोमेना। तो अपने पास बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है BF3 में और हमारे पास लोन पेयर्स है, वी आर एबल टू टेल लाइक दैट। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि यहां पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। जनरली अपन कहते हैं द बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस, बॉन्डिंग अकर्स व्हेन सेंट्रल एटम इज, जनरली कहा मैंने हमेशा हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा, द बैक बॉन्डिंग अकर्स व्हेन सेंट्रल एटम is second period non-metal and other atom is third period non-metal. So other atom will be the third period element.
अभी व्हाट विल हैपन, जो सेकंड पीरियड ऑर्बिटल होते हैं उनके छोटे साइज होते हैं, उनके पास लोन पेयर वगैरह भी होते हैं, तो इट अकर्स बिटवीन दैट सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, वो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में ही मोस्टली बैक बॉन्डिंग होता है। तो अपन कहेंगे अब इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, तो जैसे अपन ने यहां पर कहा कि भाई यहां पर बैक बॉन्डिंग होगा, तो चलो बैक बॉन्डिंग से हमें फायदा क्या, तो बैक बॉन्डिंग होगा तो इससे हमें क्या फायदा, हमारे पास यहाँ पर BF3 है, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो, और इसके पास लोन पेयर है। अब इसमें एक पार्ट आएगा कि हमें कैसे पता कि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मे भी पॉसिबल, मतलब अपने दिमाग में आएगा कि सर ऐसे तो आपने बहुत सारे कंपाउंड बताए मुझे, अगर बहुत सारे कंपाउंड बताए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके पास, क्योंकि जब BF3 आप लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है, भी है। तो अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं, सर उतना ऊपर दिख नहीं रहा। हाइब्रिडाइजेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सर ये आ रहा है कैमरा के व्यू में। आप लोग चिंता बिल्कुल, मतलब अगर नहीं भी बोलोगे तब भी मैं कर दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो, है ना, अगर नहीं भी बोलोगे तब भी मैं कर दूंगा, क्योंकि स्क्रीन की तरफ तो देख ही लेता हूं ना मैं। तो आप बस फोकस रखो कि भाई सर क्या बता रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उस बात पे आप फोकस करो बस, बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि भाई बच्चा क्या क्या सोचेगा, वो तो सोचेगा सर आपने बता तो दिया, ये तो मुझे समझ में आ गया, इसमें कोई बात, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके पास लोन पेयर है, चलो वो तो मैं देख भी लूंगा, क्योंकि आपने बताया हुआ एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने मुझे सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए हैं, आपने हमें कभी ये नहीं बताया कि किसी सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी हो सकता है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा बाय हाइब्रिडाइजेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर, उससे अपन को पता चल जाएगा। जैसे अपन BF3 लिखेंगे, BF3 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें क्या करना होता है, इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in central atom must be equal to oxidation state of central atom, ये प्रिंसिपल होता है जिससे अपन ये कैलकुलेट, हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा मैं, हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन अपन सबको पता है क्या होता है, अपन को बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो अपन सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है, 1 मिनट में अपन कैलकुलेट कर देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जैसे आपने लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो चलो वो मेथड देख लेते हैं, और उस मेथड से अपन को क्या क्या सीख सकते हैं अपन वो भी पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको छोड़ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अपन बाद में पढ़ सकते हैं, तो अब लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है बार बार कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी काफी जगह, तो पता ही दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, मान लो हमारे पास BF3 गिवन है, किसी को सबको पता है कि BF3 का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना है sp2 है, सबको पता है, बॉन्ड एंगल, सिग्मा बॉन्ड सब बता देंगे। ये वाले पार्ट में थोड़ा सा आप मतलब वेट करना, आप मतलब इसमें आधा पेज छोड़ देना या दूसरे पेज से लिखना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसमें एग्जाम्पल डाल दूंगा, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अपन एक बार ये सीख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। बोरॉन इज अ सेंट्रल एटम, मुझे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 p1 लिखता है, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट, अगर स्कूल में सब्जेक्ट हुआ तो अपन को हाइब्रिडाइजेशन इसी मेथड से बताना पड़ेगा, वरना कोई मार्क्स नहीं मिलेगा।
वो स्कूल में सिखाया होगा आपको। तो अपन बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट लिखेंगे तो अपन 2s लिखेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो सिर्फ वैलेंस शेल से होता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन था। Now, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल सर एटम, आपने ये शायद पहले भी कराया था। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मतलब देख लेते हैं अपन। मुझे पता है कि मैंने करवाया हुआ है, लेकिन एक मिनट रुक जाते हैं अपन। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको यहां शिफ्ट करूंगा, इसको यहां शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने थे उसके बराबर। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स is equal to, that is oxidation state of central atom अपन लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दैट इज ये 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें एक s हो गया, 2 p हो गए और एक और p। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो सिर्फ वही ऑर्बिटल अपन मिक्स करेंगे जिसमें अदर एटम, अपने पास अदर एटम कितने हैं, 3, मतलब मैं 3 बॉन्ड बना ये मिक्स करूंगा। तो हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 बन जाएगा, लेकिन ये खाली पड़ा रहेगा। हमें एम्प्टी ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन हम दिखाते हैं इसलिए नहीं है एम्प्टी ऑर्बिटल को, कि क्या जरूरत है उसको दिखाने की, तो अपन BF3 लिख देते हैं डायरेक्टली। लेकिन वो जो ये वाला जो p ऑर्बिटल है ना खाली, वो ये ऑर्बिटल है, इसमें ये वाला खाली वाला ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में फिनोमेना होगा तो अपन लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ना। सो विल राइट दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी लाइक दिस। मैं ये 3 ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा और 3 नए ऑर्बिटल बनाऊंगा, ईच ऑफ sp2 टाइप। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये खाली ऑर्बिटल होगा, जो खाली पड़ा हुआ है वो मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेंगे, इनमें हर एक फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हर एक फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये और ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है, अपन उनको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस डिफरेंस बताने के लिए मैंने वो रिप्रेजेंट किए। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पता होता है कि किस एटम में कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो मैं बता सकता हूं कि उसमें वो ऑर्बिटल वहां पर खाली है, तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है एक। तो ये जो ऑर्बिटल था वो यही वाला ऑर्बिटल है, खाली वाला। वो खाली ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है बोरॉन के पास एक खाली ऑर्बिटल है और अदर एटम के पास लोन पेयर है, तो देयर विल बी बैक बॉन्डिंग। सो वी कॉल दैट एज अ बैक बॉन्डिंग, उसको कहते हैं अपन बैक बॉन्डिंग। दूसरा अपन बता सकते हैं, सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लेते हैं कि अपने पास थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं। मेरे पास CH4 गिवन है। CH4 में अब मैं इतना सारा नहीं लिखूंगा, आपको इनको ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6 होता है। सो यू राइट दैट 1s2 2s2 p2 होता है। सो यू राइट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट में अगर अपन लिखेंगे तो वी नो दैट इट विल बी लाइक दिस। पहले मुझे वो लिख लेना चाहिए, S लिखना चाहिए, फिर P लिखना चाहिए। तो ये S ऑर्बिटल है और ये P ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल्स हैं और ये P ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा अपने पास, ये अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका -4 आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो मॉड लेना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने होने चाहिए जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके आऊंगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां लेके आऊंगा तो अपन को पता है इसके पास एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल होता नहीं कार्बन में, क्योंकि सेकंड शेल तक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर अपन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो कार्बन के पास एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन एक S होगा और 3 P होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बता दोगे।
इसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसको मुझे बताने की जरूरत हो, तो आप CH4 बता सकते हैं। ये पहले मैंने बताया हुआ है थोड़ा। तो अब मान लो अपन कोई थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में सपोज करते हैं मैंने अमोनिया का एग्जांपल ले लिया। अगर मैंने अमोनिया का एग्जांपल लिया तो अपन को पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, P3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, अगर अपन ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो इट विल बी 2s2 होगा और P3 होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 2p इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ऑर्बिटल्स। इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उतना है जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना है जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से उतना होता है जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट में ही हो जाता है। क्योंकि एक्साइटेड तो हम इसलिए करते हैं ताकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बन जाए ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बन जाए एक्साइटेड स्टेट में, तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि वो उसके बराबर बन जाए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर पहले से ही उतने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर अपन को क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शोज हाइब्रिडाइजेशन इन द ग्राउंड स्टेट। तो फिर अपन को ढूंढना पड़ेगा ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मुझे एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटम्स को। तो अपन कैसे पता करेंगे, डायरेक्टली बता सकते हैं सर उसमें। तो भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये है प्लस, मतलब बनाने पड़ेंगे। ये था +4, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 2, मतलब बनाने पड़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, तो फिर इसमें ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा। मतलब मैं मॉलिक्यूल को देख के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही बता सकता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो देख के बता सकते हैं कि किसका हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना ग्राउंड स्टेट में ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट बताया। अब दूसरी बात, अपन क्या करेंगे, भाई हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। अगर कोई अंदर वाला ऑर्बिटल है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, तो भी आपको उसे हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना में कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब जब ये वाला ऑर्बिटल है जिसको मैंने अनपेड नहीं बनाया, इसको मैंने अनपेड नहीं बनाया लेकिन उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करूंगा, तो मैं कहूंगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो LHS पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन के LHS पे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट नहीं हुए, the electron which is present on the left hand side, the paired orbital which is present on the left hand side of the unpaired electron indicates the presence of lone pair on the central atom. The paired orbitals on LHS side, on LHS of unpaired electron, indicates the number of lone pair on the central atom, on central atom. अपन इसको बनाएंगे अगर, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होता है। It is sp3. It is pyramidal in shape. Geometry is tetrahedral, but the pyramidal in shape. We know that. तो हम हाइब्रिडाइजेशन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखेंगे
तो वहां से मैं लोन पेयर भी बता सकता हूं कि कितने लोन पेयर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, PCl3 सपोज, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 p6 3s2 p3, number of unpaired electron is 3 and the oxidation state is 3, also 3, मतलब the hybridization will take place in the ground state. Number of unpaired electron is 3 and the oxidation state is also 3. It means that the hybridization phenomena will take place in the ground state. ठीक है, बॉन्डिंग तो सिर्फ वैलेंस शेल से होता है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p इन ग्राउंड स्टेट। अगर अपन ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो विल राइट दैट दिस इज 3s एंड दिस इज 3p। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया। मतलब नहीं समझा मैं, पता नहीं, अपने पास एक क्वेश्चन आया भाई, अपन उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर फिर ये मॉलिक्यूल्स का कोई एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होगा, केवल लोन पेयर होंगे? हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें लोन पेयर में, इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा क्योंकि इनमें नहीं आ रहा है ना अभी एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पर जैसे होता कि भाई इधर ऐसे, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसमें लिखा था बोरॉन वाले ग्रुप में सभी में एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक लोन पेयर होगा, फास्फोरस होगा, उसका एक लोन पेयर होगा, बाकी 3 Cl होंगे, ऐसे ना पिरामिडल शेप जैसे अमोनिया का होता है वैसे होता है। अपन बताओ, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें मैंने लिखा हुआ है SO, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है 1s2 2s2 p6 3s2 p4। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जबकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस इन द एक्साइटेड स्टेट। तो सल्फर के लिए अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन ग्राउंड स्टेट। तो मैंने लिखा है ये S है, ये P है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है तो मुझे एक्साइट करना होगा इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट लिखूंगा तो मैं कहूंगा इसमें कहां एक्साइट करें भाई, तो अपन कहेंगे ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें डी खाली पड़ा हुआ है, डी ऑर्बिटल, इसमें डी पूरा खाली पड़ा है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, इसमें तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा तो उतना बन जाएगा जितना मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन में एक्साइट करूंगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले पी से एक्साइट होंगे। ऑब्वियसली बात है, एक्साइट वहां होंगे जो न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ज्यादा इजी होगा। 3s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू p के, इसलिए हम जब भी एक्साइट करेंगे वो हमेशा आउटर शेल वाले से करेंगे, जो भी आउटर सबशेल होगा उससे एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स।
इसलिए मैंने पी से एक्साइटेशन किया। अब अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आएगी, राइट ना। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? पहले एक क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं क्या है। सर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बोला उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाँ तो है ना, बोल तो रहा हूं, बार बार लिखा तो। अगर ऑलरेडी है तो एक्साइटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ तो 4 बार बोल चुका हूं इधर कि अगर मतलब उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो बोल रहा था ना। तो आप लिखो ना बार बार कि भाई मतलब ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इधर एक्साइट नहीं किया, लिखा ही नहीं एक्साइटेशन, इधर भी नहीं लिखा मैंने एक्साइटेशन, इधर लिखा मैंने, इसका मतलब एक्साइट करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा। तो अपन सबशेल, उस आउटर सबशेल से ही पहले एक्साइट करेंगे, एक्साइट करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब आएगी इसमें मतलब कि भाई देखो SO2 में अपन को डायरेक्टली पता है कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लिख के देख लो, सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इस सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लो भाई, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक लोन दो, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया? ये सिग्मा बॉन्ड। अब क्या, तो अपन कहेंगे अब ना इसमें मेरे पास ऑक्सीजन तो 2 ही है, मतलब मैं सिग्मा बॉन्ड 3 बनाऊंगा, एक तो लोन पेयर हो गया और 2 हो गए बॉन्ड्स जो ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। अब उनका क्या, अब इनका क्या, अब ना इधर वाले पार्ट को हटा, ये मेथड, ये क्वेश्चन ना यहां तक तो मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले बार में ही पढ़ा देता, वही मुझसे गलती होगी ना, पहले बार में ही बता देता ना, तब जब पढ़ा रहा था बता देते हटाओ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना तो पड़ा ही मुझे। मैंने तुमसे सर वैसे यहाँ तब भी, पे डबल बॉन्ड बन रहा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, देखते हैं क्या करना है। अपन क्या करेंगे, एक्साइटेशन होगा। तो इसमें मैं क्या कहूंगा, हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना ओनली एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा लोन पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो अपन ने sp2 बोला। जैसे अपन बोलते हैं कि LHS पे जो ऑर्बिटल होता है जिनमें एक्साइटेशन नहीं हुआ वो होता है लोन पेयर, कॉन्सेंट्रिक। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड। मतलब मुझे ये पता था कि जब मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन बना लिया तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अदर एटम मेरे पास 2 ही है, मतलब मैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में ही पेयरिंग कर सकता हूं। तो मैंने दोनों एटम से पेयरिंग कर दिया। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से अनपेड इलेक्ट्रॉन, उनका क्या? तो अगर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन राइट हैंड साइड में कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट मींस दैट कि देयर इज अ पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मैं इसको फिर से लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट, वही लिख रहा हूं, दूसरा नहीं, इन एक्साइटेड स्टेट, है ना। अपन इसको एक्साइटेड स्टेट में लिख रहे हैं। तो आपने कहा भाई मेरे पास ये गिवन है, एक तो 3s है, तो अपन ने 3s लिख दिया, वो तो पेयर्ड था, और ये 3p है, 1 2 3, और इधर d ऑर्बिटल भी है, वो अपन लिख लेंगे भाई d ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन। अपन ने क्या किया कि भाई हमको ये पता था कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने कहा 2 ऑक्सीजन एटम है अपने पास, तो अपन ने 2 ऑक्सीजन एटम लिख लिए, एक इसमें एक इसमें, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया अपन ने sp2। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन अपना। अब ये क्या,
तो अपन कहेंगे ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, दे रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड. द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, on RHS side, can represent the number of pi bonds. Pi bonds formed by central atom with other atom. मतलब मैं ये बता सकता हूं कि सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड कितने बनाएगा. तो सल्फर था, अपन को पता था sp2 है, तो इधर sp2 मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाऊंगा. इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, पेयर्स में लिखे मैंने. तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, अगर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन को अटैच करूंगा तो नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा. तो फिर मैं क्या करूंगा, पाई बॉन्ड. इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं. तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, दिस विल रिप्रेजेंट द लोन पेयर. और ये जो एक P और D है ना, दे विल रिप्रेजेंट द पाई बॉन्ड्स. तो वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बता सकते. तो ठीक है, अपन पाई बॉन्ड भी बता सकते हैं और सिग्मा बॉन्ड भी बता सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन से इवन लोन पेयर भी दिखा सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सर वो जो P और D ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी ना? पाई बॉन्ड की एनर्जी तो डिफरेंट होती है, उनकी तो एनर्जी डिफरेंट होती है बिल्कुल. पाई बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड से एनर्जी डिफरेंस होगी. और अगर कोई पी पाई बॉन्ड का एनर्जी से पाई बॉन्ड बन रहा है पी ऑर्बिटल से, तो ऑब्वियस सी बात है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अलग अलग होती है. तो उन दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी, वो तो बताएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. अब मैं एक पार्ट और मेरे पास है SO3. अभी ना मैंने कंपाइल नहीं किया क्योंकि मुझे काफी चीजें और बोलनी है, लेकिन बोलने का मजा तब आएगा जब तुम्हारे सामने कंपैरिजन होगा. वरना मैं यही लिख देता और कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती. मैं एक और कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे बतानी है, जिस जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए जो चीज मुझे बतानी है, वो 1-2 एग्जांपल के बाद ही आता है. जब आपको कंपैरिजन दिखेगा, हाँ ये सही तो बोल रहे हैं, सर ऐसे करना है मुझे, तो आप कंपेयर करके बताओ. अभी मैं कुछ बोलूंगा तो थोड़ा लगेगा अच्छा ऐसा होता होगा, सब बोल रहे हैं. तो पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अपन को पता है. मत लिखो सर, डायरेक्टली लिखो क्या बताना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है, लिखो. ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है. लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपन को पता है. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इन एक्साइटेड स्टेट. ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है. आप इसमें, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, आप 6 अनपेड बनाओगे. ठीक है भाई. तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को यहां ले आते हैं, फिर 6 अनपेड तो बनाने ही बनाने हैं मुझे. ठीक है. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर तो ये 3s हो जाएगा, ये 3p हो जाएंगे और ये 3d हो जाएगा. ठीक है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपन को, ये बना दिए मैंने 6 अनपेड. अब क्या, तो अपन कहेंगे एटम्स कितने हैं अपने पास, 3. एक ऑक्सीजन को यहां देते हैं, एक ऑक्सीजन को यहां देते हैं और एक ऑक्सीजन को यहां देते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरा sp2. तो अब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया. ये अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो अपन कहेंगे ये भी sp2 था सर, और ये भी sp2 है, तो आप इसको भी ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बनाओगे. लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें सारे के सारे पाई बॉन्ड्स.
ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स, ये सारे के सारे पाई, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स। सल्फर के 6। अब देख लो, पहले लिख लो फिर अपन देखते हैं क्या। अब लिख लो पहले, सर आयंस के लिए भी सेम मेथड होगा क्या? सब कुछ सेम। सर जो आपने SO2 का एग्जांपल लिया है उसमें जो आपने बॉक्स बनाया है उससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? हाँ, रिप्रेजेंट मतलब वही तो होगा, एक एस और दो पी लिखा ना उसमें, एक एस और दो पी, इधर वाला पार्ट उधर इसमें तो लिखा। सर आपको कैसे समझ आया कि बस एक है सर 2p लेना है? इनर ऑर्बिटल तो अनपेड हो या ना हो इंक्लूड करना ही करना है। इसके बाद तो मुझे ऑब्वियसली बात है, अगर ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करना है तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिटल में तो दे नहीं सकता, उसे अनपेड में ही देना पड़ेगा। तो अनपेड वाले मेरे पास कितने ऑप्शन थे इधर? 2। तो पहले 2 ऑर्बिटल में ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना लेगा, तो एक इसमें बना लिया, एक इसमें बना लिया। अब जब बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो पहले तो सिग्मा ही बनेगा। तो अपन कहेंगे भाई इसने सिग्मा बनाया, इसने सिग्मा बनाया, और अंदर वाले लोन पेयर को तो सिग्मा जैसे काउंट करना ही करना। तो एक ऐसा हो गया, 2p हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। इसको क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां बॉन्ड बन ही नहीं रहा ना कोई एटम के साथ। बॉन्ड बनता तो मैं बनाता, सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। बोलो, तो जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना ऑक्सीजन के साथ? बनाएंगे तो पाई बना रहे हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना। अच्छा हाँ सर, ओके समझा। हो गया। सर डाइसल्फेट का एग्जांपल दीजिए। सर 1 मिनट। चलो देखो, अब देखो पर क्या होता है। इसको देखो, ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, और ये pp ऑर्बिटल था। यहां तो सिग्मा बॉन्ड बना, अपन ने जो पाई बॉन्ड बना रखा है ना, ये वाला पाई बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड अज्यूम करना है, इसको भी पाई बॉन्ड अज्यूम करना होगा। वो बनाऊंगा वही, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपन उसे हटाने वाले नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना s के पास, और ये वाला जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना s के पास, ये एक तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और एक d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो सर मान लो कि इसमें भी पाई बॉन्ड बन रहा है, तो फिर अगर आप जैसे इधर बोल रहे हो वैसे मैं इधर भी बोल दूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है जिनसे अपन पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, इधर एक तो p ऑर्बिटल है और 2 d ऑर्बिटल्स है। बिल्कुल बोलो, ये 2 d ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड नेवर एक्सप्लेन्स हाइब्रिडाइजेशन, इट इज ओनली सिग्मा। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, एक बात मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और p होता है 4। ऑक्सीजन जो है उसमें ऐसे p4 होगा तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन ये जो है p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड तो बना चुका है,
अब उसे कौन सा बॉन्ड बनाना है? पाई। ऑक्सीजन अपने कौन सा ऑर्बिटल यूज करके पाई बॉन्ड बनाएगा इसके साथ? तो अपन कहेंगे सर अगर एक से सिग्मा बन गया तो दूसरे से क्या बनेगा? पाई। तो इसका मतलब है ये पाई बॉन्ड बनाएगा ये वाला ऑर्बिटल। बिल्कुल। तो ठीक है, इसका एक पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और उसका एक पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन में डी होता ही नहीं। पहली बात तो ये, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पी लिख रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डी होता ही नहीं उसमें। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में डी हो ही नहीं सकता क्योंकि डी तो शुरू ही होता है थर्ड शेल से। तो इसका पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड बनाएगा तो हमें ये पता होगा पहले से कि देखो इसका पी ऑर्बिटल और इसका भी, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये बॉन्ड तो बना लेकिन इसको मैं कहूंगा पी पाई ओवरलैपिंग, मतलब एक पी ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाए होंगे। एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, तो मैं इसको पी पाई बोलता हूं। तो अपन कहेंगे सर उसमें क्या पाई बॉन्ड बोल दो, पी पाई बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि पी पाई डी पाई भी होता है। तो ऑक्सीजन के पास तो पी ऑर्बिटल ही होगा, ये डबल बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन पी और पी ओवरलैपिंग से नहीं बन रहा, डी और पी ओवरलैपिंग से बन रहा है। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर ये दोनों पाई बॉन्ड जो बनाओगे आप, एक पी से बनेगा एक डी से बनेगा, तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी ना? मैंने कहा हाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये पी पाई ओवरलैपिंग है, ये डी पी पाई ओवरलैपिंग है। पी पाई ओवरलैपिंग इज बेटर देन, मोर इफेक्टिव देन पी पाई डी पाई, मतलब इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, इधर पी पाई लिखोगे उधर मैं पी पाई डी पाई लिख दूंगा, लेकिन दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ में सेम बिल्कुल नहीं बताने, अलग अलग ही बताऊंगा। इन दोनों को ब्रेक करो या इन दोनों को ब्रेक करो तो दोनों का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी अलग अलग यूज होगी। वो तो मैंने पहले ही बताया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर अपन को पी पाई डी पाई, अब मैं इसमें भी ऐसे ही करूंगा भाई, इसके पास तो सिर्फ पी होता है ना, तो फिर मुझसे क्वेश्चन में पूछेंगे वो, बताओ इसमें कितने पी पाई बॉन्ड हैं, बताओ इसमें कितने पी पाई और कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई पी पाई तो एक हो जाएगा और पी पाई डी पाई दो हो जाएंगे। ये पी पाई डी पाई, ये भी पी पाई डी पाई और ये पी पाई डी पाई, ऐसे बनेगा। अब ऐसे नहीं करना, अच्छा सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है चलो उन्हीं को पेयर कर दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे जब अनपेड ही करना था तो एग्जिट क्यों किया? तो आप दोनों में से किसी को भी पी पाई बोल दो, किसी को भी पी पाई डी पाई बोल दो। क्वेश्चन क्या पूछेंगे अपन से कि इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है, आंसर टिक करो, या इसमें कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, आंसर टिक करो। स्ट्रेंथ नहीं पूछने वाले, स्ट्रेंथ क्या होगा आप दोनों में से किसी को भी बोल दो, बस ये पूछेंगे अपन से कि बताओ इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड है क्या, है तो कितने हो सकते हैं। ये नहीं पूछने वाले अच्छा इसको टीका लगा दो, तो ये पी पाई होता है, जिसमें टीका नहीं लगा उसका ऐसे थोड़ी होता है ना, रेफरेंस बनाना गलत हो जाएगा पूरा। किसी को भी बोल सकते हैं, दैट इज, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था। इसमें मुझे ये पता चल जाएगा किसके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, किसके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। किसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, बट डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल फिनोमेना है, उसमें कहीं कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता नहीं है अपन से। अपन सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि अगर अपन यहां पर कहेंगे कि भाई हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पी पाई है कौन सा डी पाई है, कोई नहीं बता सकता ये बात,
कि कौन सा पी पाई बॉन्ड होगा, कौन सा पी पाई बॉन्ड होगा। हम बस ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में 2 पी पाई है और 1 पी पाई है, बाकी कुछ नहीं बता सकते, बाकी कोई नहीं बता सकता ये बात। ना ही किसी मेथड से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने पास कोई मेथड नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। बस हमसे पूछेंगे कि कितने पी पाई और ये क्वेश्चन आएंगे हैं, उसी की वजह से ऑब्जर्वेशन नंबर मेथड मुझे पढ़ाना पड़ा कि वो पी पाई बॉन्ड बता दो, वरना उसमें तो मैं बता ही देता। यहां तक मैं बता चुका था ना कि एम्प्टी ऑर्बिटल किसके पास है किसके पास नहीं। एक्चुअली जैसे ही थर्ड पीरियड आएगा ना तो डी ऑर्बिटल आने लगेंगे, उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अगर डी ऑर्बिटल है तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, फिर तो मैं बता ही दूंगा कि क्या आना चाहिए भाई। जिसके जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होंगे उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। अब अपन से क्वेश्चन देखो, मतलब हमें ये पता चल गया कि हमें कैसे एम्प्टी ऑर्बिटल पता चलेगा। अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस तक अपन को पता चल जाएगा कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल उसके पास सेंट्रल एटम के पास है कि नहीं। अदर एटम का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। अदर एटम में तो हमें पता ही होना चाहिए कि उसके पास होंगे या नहीं होंगे। वैसे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं अपने सिलेबस में कुछ भी पूछ लेंगे वो, तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी कम होते हैं जो पूछ लेंगे। और ऐसे नहीं करेंगे चलो कुछ भी पूछ लो, बच्चों को सब आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सर अदर एटम का मतलब बस इतना ही रोल है कि ये बताने के लिए कि वो कौन सा पाई, मतलब पी पाई डी पाई, मतलब वो बस नेमिंग के लिए उसका रोल है, हाइब्रिडाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में पी पाई डी पाई का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बताते ही। इसलिए अपन ने जब हाइब्रिडाइजेशन लिखा तो अपन ने क्या लिखा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा। अब अपन कहेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब इधर वापस आते हैं। इधर वाले पार्ट में मुझसे क्या पूछेंगे, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल ये है, इसमें बैक बॉन्डिंग है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखता हूं BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव में अपन कहेंगे इसका स्ट्रक्चर इसमें अब नहीं है, अब इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, क्योंकि अब बोरॉन के पास जो अपने पास ऐसे था ना, एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, ऐसे था अपने पास, ये 3 फ्लोरीन तो बॉन्ड बना लिए थे अपने पास, ये 3 फ्लोरीन तो बॉन्ड बना लिए थे, और एक फ्लोरीन जो माइनस चार्ज था ना जिस पे, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। मतलब अपने पास इस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक 4th फ्लोरीन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो अपन कहेंगे उस केस में अपन के पास जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा 1 2 3 और एक अपन नेगेटिव चार्ज लिख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चार्जेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन अपन ने बना दिए, ये बन गया। स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे तो ऐसा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। नेगेटिव चार्ज अपन ने बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, तो नेगेटिव चार्ज अपन इस पे लिख लेंगे, या आप पूरे मॉलिक्यूल पे ऐसे ब्रैकेट बना के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग में एक तो अपन से पूछ सकते हैं किस में बैक बॉन्डिंग है, वो अपन को चेक करना पड़ेगा, या तो इसके पास लोन पेयर इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल, या इसके पास लोन पेयर उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर अपन से बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछेंगे, बताओ दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, या तो पाई बॉन्ड भी बन रहा है ना, तो BF3 में तो अपन को ऐसे एज्यूम करना होगा ना, BF3 में 3 फ्लोरीन जो आप बनाओगे ऐसे, इसमें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से पार्शियल बॉन्ड बनेंगे, ये पाई बॉन्ड भी बन रहा है ना, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऐसा रेजोनेंस करेगा, तो इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इससे। अगर मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा होगा ना, तो वहां पर पार्शियल बॉन्ड बन रहा होगा, और अगर वहां पर पार्शियल बॉन्ड बन रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन अपन को आता है, मैंने बॉन्ड ऑर्डर आपको पढ़ाया, इसलिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं चाहिए।
एक पार्ट तो मुझे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछेंगे बैक बॉन्डिंग में। पहला क्वेश्चन अपने पास होगा किसमें बैक बॉन्डिंग है, दूसरा क्वेश्चन होगा बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। मेरे पास एग्जांपल सी लिखता हूं मैं। कंपेयर द, अपन लिखते हैं ऐसे, कंपेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 एंड, मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करने के लिए। अब इसको हटा लेता हूं। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता दिया। आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट अगर स्कूल में अगर ऑब्जेक्टिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव आया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। NaSiH3 ये मुझे कहते हैं, कर देंगे मैं क्या ठीक। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे हमारे पास ऐसे क्या है, अमोनिया अपन को पता है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अमोनिया में तो बॉन्ड एंगल इज 10 107 है, तीनों का। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, उसमें भी तो थ्राइस है, ये लोन पेयर है SiH3, ये भी SiH3 है और यहां भी SiH3 है। हमें क्या बता देंगे 107 sp3, the number of sigma bond is 1 2 3 4, this is how the number of sigma bond is। अभी अपन क्या कहेंगे, सिलिकॉन हैज empty d orbital, third period element, it has empty d orbital। अपने पास सेंट्रल एटम कौन सा है, सेकंड पीरियड का, और अदर एटम कौन सा है, थर्ड पीरियड का। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्या करेंगे अपन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो करो, ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अगर आपने ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बनाया ना, तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा sp2। sp2 क्यों, क्योंकि ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, दिस इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। यहां पर ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, बना नहीं सकता ना पाई बॉन्ड, तो उसे सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करना है। लेकिन यहां पर तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो वो लोन पेयर को काउंट क्यों करूंगा, तो आपने यहां क्यों काउंट किया? अरे यहां तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, हम तो पहले ही काउंट नहीं कर रहे थे भाई, इसमें ये एम्प्टी था, इसके हम तो एम्प्टी था इसलिए पहले भी काउंट नहीं कर रहे थे, 3 सिग्मा है, बाद में पाई बना है तो पाई को तो हम पहले बाद में भी काउंट नहीं करते, बने या ना बने हमें क्या फर्क पड़ता है, अभी भी 3 है, बाद में बनाओगे तब भी 3 है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका लोन पेयर जा रहा है यार, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम से चला जाए तो जिसको मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहता था वो तो है ही नहीं, वो तो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा। अगर सेंट्रल एटम को लोन पेयर मिले तो अपन कहेंगे भाई मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मिलेगा तो पाई बॉन्ड से मिल रहा होगा, अगर मिल रहा होगा इसको तो पाई बॉन्ड से मिल रहा होगा, हम तो पहले भी काउंट नहीं कर रहे थे उसे, हम तो ये तीनों ही काउंट कर रहे थे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे थे हम। तो बैक बॉन्डिंग हो भी जाए, अगर बैक बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिले, हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर सेंट्रल एटम का लोन पेयर पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा इट विल बी लाइक दिस, इसके ऑर्बिटल मिक्सिंग से इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। इसका लोन पेयर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में होगा, मतलब ऐसा।
120 sp2। वैसे ये वाला पार्ट जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद तो ये ऐसे लगता है बच्चों वाली बात बताई थी सर ने, कोई बड़ी बात नहीं बताई थी आपने, क्योंकि मुझे पता है एनी लोन पेयर विच गोज इन डी लोकल। आप एक बार देखो, पेजेस पलट के देखो, जब मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने के लिए लिखवाया ना, काउंट वन सिग्मा बॉन्ड एज अ काउंट वन लोन पेयर एज अ सिग्मा बॉन्ड। अब वहां देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ लोन पेयर इज नॉट इन डी लोकलाइजेशन। आप लोन पेयर को काउंट तभी करो अगर लोन पेयर वहां से कहीं जा नहीं रहा तो। आप देखोगे तो वहां सेंटेंस में क्लियरली लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब भी आप रिवाइज करो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि काउंट वन लोन पेयर एज अ सिग्मा बॉन्ड इफ इट इज नॉट इन डी लोकलाइजेशन। अगर वो कहीं और नहीं जा सकता तो तब आप उसको काउंट करो सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको लिखवाया वो चीज और वही लिखवाया ब्रैकेट में, आप देखोगे तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब इससे उसको इलेक्ट्रॉन देते तो अपन पहले भी काउंट नहीं कर रहे थे अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, लेकिन अगर उससे इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो काउंट करेंगे। अभी के लिए मोस्टली अपन को इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछेंगे जिसमें अपन से कंपैरिजन कर लेंगे, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, बॉन्डिंग का कंपैरिजन या हाइब्रिडाइजेशन का कंपैरिजन, लाइक दैट अपन को क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी के लिए इतना पूछ सकते हैं। बाकी अपन रेजोनेंस फिनोमेना में पढ़ेंगे तो वो और भी ज्यादा होता है बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट। मैंने आपको पी पाई डी पाई वाले पार्ट बता दिए। अब जब आप पूछोगे तो मैं आपको मॉलिक्यूल को देखते ही कैसे बताते हैं कि उसमें कितने पी पाई कितने डी पाई हैं, वो तभी बताऊंगा जब तुम क्वेश्चन में पूछोगे, या कभी क्वेश्चन मुझे बताओगे कि देखो सर ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसमें कैसे, देखते ही बता सकते हैं कि पी पाई डी पाई या पी पाई कितने होंगे। वो सारे मेथड का एक लंबी एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन मॉलिक्यूल को देख के भी बता सकते हैं कि किसमें है या किसमें नहीं है। जैसे अभी अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट सीख लिया। ये था आपका पी पाई डी पाई। अब मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आप मैं एक कुछ स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, सारे नहीं करूंगा, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा और वो आज ही अपलोड करूंगा, सो दैट कि आप और मॉलिक्यूल, अपन ने मल्टी सेंट्रल एटम वगैरह का पढ़ा ना, अपन ने क्लास में पढ़ रखा है, अपन ने हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी सेंट्रल एटम वगैरह, वो सब बताया मैंने क्लास में। यस मुझे याद है, सर। ठीक है ना। तो कुछ स्ट्रक्चर्स और हैं जो अपन को पढ़ने होते हैं, जैसे बोरॉन हाइड्रेट, ये होता है B2H6, बोरॉन हाइड्रेट का स्ट्रक्चर। एक्चुअली बोरॉन हाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज B2H6 होता है जो, इट इज अ डाइमर ऑफ BH3, ये BH3 का डाइमर है। अपन तो पता है अगर बोरॉन होता है ना तो बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन और पूछना चाहिए था इसमें, जो अपन अगर बोरॉन वाला पार्ट पढ़ा ना बैक बॉन्डिंग से, उसमें एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मैं उस क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ और उसके बाद फिर अपन ये बोरॉन हाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, इफ सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देन अगर कोई सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, then it acts as लुईस एसिड, अपन उसे लुईस एसिड कहते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। मेरे पास ऐसे गिवन है BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। इनमें से किसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ये अपन से पूछा गया। लुईस एसिडिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, ये अपन से पूछा गया।
तो अपन कहेंगे देखो इधर बोरॉन का और फ्लोरीन का लोन पेयर है और इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है। बोरॉन और क्लोरीन का लोन पेयर है और एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका 2p ऑर्बिटल होगा खाली वाला, इसका भी 2p ऑर्बिटल होगा, इसका खाली 2p ऑर्बिटल है लेकिन इसका 3p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो अपन से पूछेंगे भाई बताओ BF3 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेना चाहता है या फिर BCl3 ज्यादा लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। दैट दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर इज लुईस बेस। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो सर इसमें ये दोनों के न्यूक्लियस पास पास है, ये ओवरलैप कर लेगा इसमें। लेकिन इसका न्यूक्लियस क्योंकि ये 2p है, ये थर्ड शेल है, इसका सेकंड शेल है, इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। ज्यादा इफेक्टिव इसमें होगा। अगर ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसमें होगा तो फ्लोरीन इसके ऑर्बिटल से ज्यादा ओवरलैप करेगा, तो बोरॉन विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बोरॉन को क्या लगेगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बेंड करेगा तो बोरॉन क्या फील करेगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यार बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मतलब बोरॉन को फ्लोरीन 3 फ्लोरीन अटैच्ड है इससे और इससे 3 Cl अटैच्ड है। देखा जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे होंगे तो बोरॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। Cl कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड होगा। गलती कर देगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे रहा है, तो ये क्या फील कर रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन तो मुझे मिल रहा है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये फील करे कि यार मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इससे, इसका कम हो जाएगा इससे, इसका कम हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें 2p और 4p ओवरलैपिंग होगा, जैसे इसमें 3p है। इन दोनों में तो और भी बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, इनमें तो बहुत बड़ा बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल ही रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से, तो वो दूसरे से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, वो लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दे आर लुईस एसिड बेस्ड। दूसरे से मतलब किसी और आयोडीन से। हाँ, तो मैं एक लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी के हिसाब से एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं आज। मेरे पास NH3 है, इट्स अ लुईस बेस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है जिसे ये डोनेट कर सकता है, इट्स अ लुईस बेस। थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी 10th और 9th में स्टेट बोर्ड में भी पढ़ाते हैं, ICSE आई डोंट नो, बट स्टेट बोर्ड में और CBSE में पढ़ाते हैं। बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए वो लुईस एसिड है। बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल थे, इसलिए वो लुईस एसिड। सर इसका मतलब लुईस बेस वही है ना जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच है। बिल्कुल। सर मतलब हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। नहीं, हाइपरवैलेंट नहीं, वो तो सफिशिएंट ऑक्टेट है। हाइपरवैलेंट का मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सो अपन हाइपरवैलेंट नहीं बोल सकते। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, तो इट इज लुईस बेस।
ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये सॉल्ट बनाया, बट अपन उसे सॉल्ट नहीं बोलते क्योंकि कैटाइन एनाइन अपन को वैसे नहीं बोलते इसमें, तो अपन इसको नया नाम देते हैं। लुईस एसिड बेस से जो सॉल्ट बनता है उसको अपन नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडक्ट। इसमें अपन एक बात बोल सकते हैं कि देख भाई, ये अमोनिया था और इधर 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब यहां 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ BF3 था, सो अपन ने ऐसे बनाया उसको, मतलब अपन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बता सकते हैं ऐसे। इसका ऑर्बिटल ओवरलैप करवाया अपन ने, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ये ऐसे बन गया और ये ऐसे हो जाए, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर, तो अपन ने थोड़ा सा ऑर्बिटल रहेगा। इसमें अपन एक बार बोल सकते हैं, लुईस एसिड बेस थ्योरी में एक बार ध्यान रखना है, अगर लुईस एसिड को लुईस बेस से रिएक्ट करोगे तो एडक्ट बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, अभी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों? इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। इसके अराउंड तो 4 थे। अपन को कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछते हैं, बताओ किसमें सेंट्रल एटम सर मतलब वो जो लोन पे शेयर हो गया वो भी सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट होगा उस BF3 में। तो भाई अपन ने लिखा ना क्वेश्चन में, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, so a coordinate bond can be calculated as a sigma because it is like a covalent bond. यस सर। और बार बताइए ना। लुईस बेस को क्या करना है? बताइए ना, एक और बार, नहीं समझा अच्छे से। लुईस बेस मतलब भाई जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, उस पे एक लोन पेयर है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इट इज अ लुईस बेस। is a molecule in which central atom has lone pair and its octet is complete, उसको अपन लुईस बेस बोलते हैं। ये भाई लुईस बेस, ये लुईस बेस है, मतलब अब लोन पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना देते हैं। लो भाई लुईस बेस, लो भाई लुईस बेस, लो भाई लुईस बेस, लुईस बेस मतलब मुझे बस कोई ऐसा एटम देखना चाहिए जिसमें लोन पेयर हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो चलो लुईस बेस, लो भाई लुईस बेस। नहीं, ये लुईस बेस नहीं है, कार्बन का ऑक्टेट बॉन्ड कहां कंप्लीट है? दैट इज अ लुईस एसिड। एक लोन पेयर दिख रहा है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लिखाना करते हैं ऑक्टेट। वरना मैं कहता अच्छा कोई भी मॉलिक्यूल ले लो जिसमें लोन पेयर है, सारे लुईस बेसिस है, तो एक आध मॉलिक्यूल में तुम मुझे फंसा देते कि सर इसका लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बताओ लुईस बेस है क्या? नहीं है सर सेंट्रल एटम में होना चाहिए ना लोन पेयर। हाँ तो है ना, बट वो नहीं है लुईस Octet बेस should also क्योंकि वो be ऑक्टेट नहीं है नहीं ना लुईस है। बेसिस में, वही तो कह रहा हूं मैं, ये लुईस बेस नहीं है। ये लुईस बेस लोन पेयर होना जरूरी है। बिल्कुल, और ऑक्टेट भी कंप्लीट होना जरूरी है। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। चलो भाई ठीक है, अब भाई किसी को डाउट होगा तो वो बोलेगा, और मतलब चैट में भी मैं मतलब हटा देता हूँ, मतलब ऐसे ना, जरूरी नहीं कि सभी लोग चैट देखें, मैं मतलब जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
वो लिख भी सकता है, अगर नहीं बोल सकता ना वो, तो लिख भी सकता है कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो ये वाला पार्ट। अब अभी नहीं लिखना, नहीं तो कहोगे चलो अभी अब इतना जिद कर रहे हो आप तो लो लिख दिए, ठीक है। अपन B2H6 का स्ट्रक्चर देखते हैं, पता है BH3 में अपन को पता है सर, BH3 के स्ट्रक्चर में बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, हम सब पता है। मैं क्या करूंगा, इसका एक एम्प्टी, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखूंगा, और इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इधर। एक दूसरा बोरॉन लेता, इसका एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा, इसका एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा, और इसका एक हाइड्रोजन ऐसे लिखा, इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल लेता। लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर्स तभी बताओ ना जब मतलब जो आपको आते हो कि सर ने हमें बता रखा है। ऐसे नहीं करना चलो कुछ भी मतलब सर ने क्या हुआ, सर ने नहीं बताया होगा, हम तो अपने आप से लिख लेंगे। जो हमने पढ़ा नहीं शायद होता नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको ही इस एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेगा। ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ही एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर लेगा। तो हम कहेंगे सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तो आज तक कभी आपने ऐसा कहा ही नहीं कि मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी ओवरलैप कर सकते हैं। ये तो आप मुझे कुछ नई चीज बता रहे हैं। हाँ तो मैं उसी मॉलिक्यूल में बताऊंगा जिसमें अपन कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, या उस टाइप के कोई एग्जांपल बताऊंगा। B2H6 में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई आपके बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास एक हाइड्रोजन ये वाला, अपन ने हाइड्रोजन ये वाला भी हाइड्रोजन देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस बोरॉन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हों जो हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्डेड है। ये ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन इसके भी ऐसे बॉन्डेड हो हाइड्रोजन से। मैं क्या चाहता हूं कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप शेयर करो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मतलब आप चाहते हो कि ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन से मैं 2 तरफ बॉन्ड बना लूं ऐसे, बिल्कुल यही चाहता हूं। B2H6 में ऐसे बॉन्ड बनता है क्योंकि BH3 बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ऐसा बनाना टाइप दिख रहा है तो अपन इसको बोलते भी बनाना बॉन्ड, इनको बोलते भी हैं। इसमें अपन ने क्या किया है, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेंगे, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेंगे। तो इसमें होगा क्या, अपन कहेंगे सर ये तो मतलब ऐसे हुआ कि जबरदस्ती बॉन्ड बना रहे हो। वो इसलिए कि BH3 बहुत अनस्टेबल होता है तो वो इस टाइप से डाइमर बनाने के लिए ऐसे बॉन्ड बना लेता है। वरना हम तो ये बनाते हैं कि भाई एक एटम, 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो आप, बस यही बॉन्ड बनता है। हमने तो आज तक यही सीखा, इसके अलावा नहीं सीखा कुछ भी। ये आप कुछ बता रहे तो नया है और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बता रहे हैं आप, या कोई एग्जांपल दोगे कि उनमें भी बनता है, वरना अपन नहीं करेंगे। आप B2H6 के लिए कुछ एक्सेप्शन बता रहे हो कुछ। आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके, आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके 3 बॉन्ड को, 3 एटम को बॉन्ड करना चाहते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन आप 2 यूज कर रहे हो और न्यूक्लियस आप 3 एटम के बॉन्ड कर रहे हो। ये तो अलग ही टाइप का बॉन्ड है और ये एक्सेप्शन से अलावा मैं कुछ नहीं अज्यूम करूंगा कि भाई आप 3 न्यूक्लियस के सेंटर को बांध रहे हो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से। ये तो वीक बॉन्ड होंगे ना काफी, क्योंकि आप तो ये जबरदस्ती कुछ बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हो। और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ये आप अगर कोई बताओगे तो उसी में यूज करूंगा, मैं ये कंसेप्ट यूज नहीं करने वाला सभी जगह। और वो आप बोल रहे हो कि अनस्टेबल होता है इसलिए ऐसे कर देता है, चलो मान लिया, लेकिन सभी जगह मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो B2H6 मॉलिक्यूल में अपन क्या करेंगे, इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो हाउ मेनी 3 सेंटर, मतलब 3 सेंटर को मैं 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड करूंगा। देयर इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दैट इज BH
और ये एक बी को जो आपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप किया, ये वाला। एक तो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो गए, एक इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर बॉन्डेड है, सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड किया। सो देयर इज 2, एक ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन बिटवीन बोरॉन्स इन मॉलिक्यूल। देयर इज 4, अगर अपन लिखेंगे तो ये वाले क्या हो जाएंगे, ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे, ये भी। तो देयर इज 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, दैट इज BH बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। ठीक। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछेगा बताओ ये वाला BH बॉन्ड वीक होगा या ये वाला BH बॉन्ड, तुरंत बता दूंगा ये वाला, क्योंकि यहां आपने जबरदस्ती बॉन्ड बनाया, वो ठीक नहीं है। बॉन्ड बनेगा है, मैं सिर्फ ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अच्छे से पता रहे कि सर कुछ जबरदस्ती बना रहे हैं, अब ये ठीक नहीं है, लेकिन बनता है वो, है तभी बता रहा हूं मैं, राइट। सर वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं समझा। मतलब देख, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, वो न्यूक्लियर 3 एटम को 3 सेंटर बोल रहे हैं, 3 एटम को 3 सेंटर बोल रहे हैं, और वो उनके बीच में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। तो अपन ने कहा 3 सेंटर को आपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर रखा है, तो इस वाले बॉन्ड को जो ये बनाना बॉन्ड है ना, इसी को कहते हैं अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आपने 3 सेंटर को 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड कर रखा है। नॉर्मल बॉन्ड तो सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। The 4 outer hydrogen atoms, H atom, and 2 boron atoms are in the same plane. वो सेम प्लेन में होंगे, मतलब 1 2 3 4 और ये दोनों बोरॉन एटम एक ही प्लेन में होते हैं। The 2 hydrogen atoms between boron atom are perpendicular to molecular plane, are perpendicular to the molecular plane. बाकी मॉलिक्यूल के प्लेन से ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब अगर मान लो ये 3 एटम ऐसे बोरॉन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो 3 अपन ऐसे जमा लेते हैं भाई उस तरफ, 2 ऐसे हो गए और एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा ऐसे, इसमें एक हाइड्रोजन इधर लेना, ऐसे बनाऊंगा तो इधर ना बस, तो ठीक है ना, मान लेते हैं। इधर वाले बोरॉन से एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो ऐसे एक ही प्लेन में आ जाएंगे, जो 4 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में कर रहा हूं, और इसका एक हाइड्रोजन एटम बोरॉन का इधर आ जाएगा ऐसे, तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, वो रहेगा ऐसे। ओके सर। तो अब मान लेते हैं अपन इसको कि भाई ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बॉन्ड लेंथ बी है, ये बॉन्ड लेंथ बी है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला, और ये ए है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें अमंग ए एंड बी, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये वाले बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे, क्योंकि वो तो जबरदस्ती अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 3 न्यूक्लियस को बांध रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अपन कहेंगे बी वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है ना, ए वाला तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, वो तो बॉन्ड बनता ही है, उसको तो अच्छा ही बोलेंगे। सर वो इसकी ऊपर वाली लाइन में अपने लास्ट वर्ड क्या लिखा है, प्लेन है कि प्लेस है? प्लेन लिखूंगा मैं, सेम प्लेन, प्लेस लिखा था लेकिन मैंने, वो प्लेन होगा, मैंने तो प्लेस लिखा था, गलत था वो, तो अपन बॉन्ड लेंथ ऐसे बता देंगे। अब मान लेते हैं कि भाई मेरे पास ये इधर बॉन्ड एंगल्स भी बनेंगे, इधर ऐसे, इधर वाला बॉन्ड एंगल θ1 ले लेता हूँ, इधर वाला बॉन्ड एंगल θ2 ले लेता हूँ, तो मुझे बता सकते हो θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा?
θ1। θ1 बड़ा होगा, वो क्यों? सर θ2 होगा ना वो क्यों? सर, बिकॉज वो दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन रहेगा एंड जो हाइड्रो मतलब बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में रहेगा तो बोलो। अबे ये पढ़ता है ना पर वेस्पर थ्योरी से। हाँ भाई ये भूलो मत, ये सब गड़बड़ नहीं करना तुम्हें, पता है? जहां बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे वहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो पढ़ते हैं ना अपन शुरू से। तो बॉन्ड लेंथ अगर अलग अलग है तो ज्यादा मत सोचो कि कहां क्या होने वाला है तुरंत। तो ये भी बीएच बॉन्ड है, ये भी बीएच बॉन्ड है। अब अगर सारे बीएच बॉन्ड है तो जहां बॉन्ड एंगल छोटे है ना वहां बॉन्ड लेंथ बड़े। तो बॉन्ड लेंथ उसकी वजह से अपन ऐसे बता देंगे। Other molecules which can form three center two electron BeH2 three center two electron bond AlH2H6 Al2CH3 whole 6 ऐसे बता। मोस्टली एग्जाम्पल पर तो ये बनाना चाहिए, वो अपन से पूछ लेंगे कि इसके अलावा। और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए एक और बात, एम सेंट्रल एटम के पास लोन एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और अदर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर इसके पास लोन पेयर होता ना तो मैं क्वाड्रेट बॉन्ड बना देता इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। Central atom must have empty orbital and other atom must not have, and other atom should not have lone pair. तो बन जाता है। अब क्योंकि ये इस टाइप के बॉन्ड्स ना थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये पूरा केमिस्ट्री में चलेगा, इसलिए उन पार्ट में मैं थोड़ा थोड़ा एक एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि आप एक एक एग्जांपल को ध्यान रखो अभी बस, बाकी में मत जाओ। क्योंकि उस टाइप में अपन को धीरे 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 अपन आ जाएगा। तो